बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नवाब अकबर खान बुगटी का आबाई कबीला बार खान हाजी कोट है। नवाब अकबर बुगटी के बचपन का नाम शहबाज खान था। इब्तदाई तालीम डेरा बुगटी से हासिल की। बाद में इनके वालिद मेहराब खान ने एचिसन कॉलेज में दाखिल करवाया। वो भी जेर तालीम थे कि 1939 में इनके वालिद साहब वफात पा गए तो नवाब अकबर बुगटी साहब ने नवाबी की जिम्मेदारी संभाली और तालीम मुकम्मल करने के बाद 1944 में बाकायदा सरदार की हैसियत से फाल हुए। नवाब साहब की 3 बीवियां थीं, एक बुगटी, एक पठान और एक का ताल्लुक सिंध से है। पहली बीवी से 4 बेटे सलीम, रेहान, तलाल, सलाल। दूसरी से एक लड़का जमील अकबर और 2 बेटियां हैं। तीसरी से एक बेटा है। 28 नवंबर 1946 को मरी बुगटी कबीले के 2 सरदार दौदा खान मरी और नवाब साहब ने एक दरख्वास्त के जरिए बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया कि इनके कबायली इलाके भी कल्लात फेडरेशन में शामिल होने चाहिए, क्योंकि उस वक्त बलूचिस्तान के 2 हिस्से थे, कल्लात और ब्रिटिश बलूचिस्तान। अगरचे इन्हें इब्तदाई दिनों में सियासत का शौक नहीं था, लेकिन 1947 में बरतानिया के ज़ेरे इंतजाम बलूचिस्तान की पाकिस्तान या इंडिया में शमूलियत के सवाल पर जो महदूद रेफरेंडम हुआ, उसमें इन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट डाला था। क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 में नवाब अकबर बुगटी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौंसिल रुकन बनने के दौरान मुशीर बने। 1958 में ज़िमनी इलेक्शन जीतकर हुकूमत का हिस्सा बने। मलिक फिरोज खान नून की काबीना में बाहैसियत नायब वजीर दिफा शामिल रहे। इस ओहदा पर 1 साल तक फाइज रहे। इसके अलावा वो दाखिला के वजीर ममलकत भी रहे। मुख्तसर वजारत के दौर में इनका वाहिद और बड़ा कारनामा गवादर की मस्कत से खरीदारी था। जब 1955 में पाकिस्तान के मगरबी हिस्से के तमाम सूबों और रियासतों के साथ दोनों हिस्सों को यकजा करके 1 यूनिट के तहत मगरबी पाकिस्तान के सूबे में यकजा कर दिया गया। 1956 में कायम शुदा नैप नेशनल अवामी पार्टी को बलूचिस्तान में उस वक्त मजीद पजीराई मिली जब जनरल अयूब के दौरे हुकूमत के आखिर में हुकूमती जबरो तशद्दुद के बाइस 3 सरदार नवाब खैर बख्श मरी, नवाब अकबर खान बुगटी और सरदार अताउल्लाह मैंगल नैप में हम सफर हो गए। उस वक्त का नारा यह था, इत्तेहाद का एक निशान, अताउल्लाह, खैर बख्श, अकबर खान। नवाब अकबर बुगटी की दिन ब दिन बढ़ती हुई शोहरत जनरल अयूब अपने लिए खतरा समझते थे। इसी खतरे के तनाजुर में जब नवाब अकबर खान बुगटी ने अताउल्लाह और खैर बख्श के कहने पर 14 अगस्त 1956 को एक बहुत बड़ी रैली निकालने का ऐलान किया, जिसमें पूरा बलूचिस्तान शामिल होना था। ये खबर जब ऐवाने बाला तक पहुंची तो उसी रात बुगटी साहब पहले मनशियात फरोशी के जुर्म में गिरफ्तार हुए। जब ये इल्जाम साबित न हुआ तो इन पर हैबत बुगटी के कत्ल का इल्जाम लगाया। इकरार जुर्म करवाने के लिए इन पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। मेजर अली शेरबाज, जो उस वक्त टॉर्चर के माहिर थे, जिनका ये दावा था कि मैं दिनों में नहीं बल्कि चंद घंटों में पत्थर से बनी दीवारों को भी बुलवा सकता हूँ। ऐसे दरख्त जिनकी जड़ें मीलों दूर तक फैली हुई क्यों न हो, मैं उनको भी उखाड़ सकता हूँ। इन्होंने बुगटी साहब पर हर तरीका इस्तेमाल किया मगर नाकाम रहे। नवाबों को आराम तलब समझा जाता था। बुगटी साहब ने ये बात गलत साबित की। सदारती इलेक्शन में इन्होंने फातिमा जना की हिमायत की। इनको उस वक्त भी गिरफ्तार किया गया। डेरा बुगटी से अयूब को 100% वोट मिले। नवाब साहब भी गिरफ्तार हुए। इन पर बगावत और कत्ल का इल्जाम लगाया गया। नवाब साहब सेंट्रल जेल कराची 1 क्लास वार्ड नंबर 19 में रहे। मार्शल लॉ के बाद एक कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुए और 14 साल कैद की सजा दी गई, लेकिन वस्त जुलाई 1961 में रिहा हुए। उनके बेटे जमील बुगटी के मुताबिक, मैं जब 10 साल का था तो पहली दफा मेरे वालिद 1959 में जेल चले गए। फिर अयूब खान के 10 साला दौर में मेरे वालिद 8.5 साल मुख्तलिफ जेलों में रहे। यूं हमने एक तरह से सारा पंजाब ही घूम लिया। कभी साहिवाल और कभी लायलपुर ले जाते। उस जमाने में फैसलाबाद का नाम लायलपुर था। अयूब खान के जमाने में गर्मियों में कैदियों को मुल्तान और सिबी में रखा जाता, जबकि सर्दियों में इन्हें क्वेटा जेल भेज देते
تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف ہو۔ نواب صاحب پر ایوبی دور حکومت میں ایبڈو کی پابندی لگائی گئی تھی۔ وہ 10 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، اسی وجہ سے وہ 1970 کا الیکشن نہ لڑ سکے۔ ان کی ہنگامہ خیز سیاسی زندگی کا آغاز 1 یونٹ ٹوٹنے اور 1970 کے عام انتخابات سے ہوا۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا مغربی پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے جب 1970 کے عام انتخابات کے نتائج قبول کرنے اور اقتدار بنگالیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو نواب بگٹی ایک الٹرا بلوچ قوم پرست کے طور پر سامنے آئے۔ ایوبی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی نواب مری اور سردار مینگل نے باقاعدہ نیب میں شمولیت اختیار کی۔ نواب اکبر خان بگٹی اگرچہ ایبڈو کے سبب پارٹی میں شامل نہ ہو سکے، لیکن وہ نیب کی مکمل حمایت کرتے رہے۔ 1963 میں بلوچستان آپریشن شروع ہوا، جس میں ایرانی فضائیہ کی مدد طلب کی گئی۔ ایرانی جہاز F-14 اور AH-1 ہیلی کاپٹر کی بلوچستان پر بمباری کی وجہ پاکستانی فضائیہ کا 1971 کی جنگ میں نقصان تھا۔ بگٹی صاحب نے حکومت کا ساتھ دیا اور گورنر مقرر ہوئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں نواب صاحب کو گورنر بلوچستان کی حیثیت 10 ماہ تک ملی، پھر اختلافات پر استعفیٰ دے کر گھر جا بیٹھے۔ اکبر بگٹی صاحب نے گورنر کا منصب اس شرط پر قبول کیا تھا کہ حالات بہتر ہوتے ہی آپریشن ختم کر دیا جائے گا، مگر وعدے کے باوجود یہ کارروائی جاری رہی۔ بگٹی صاحب اس وعدہ خلافی سے مایوس ہوئے۔ جنوری 1974 میں انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ بگٹی صاحب اس کے بعد کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں شامل نہیں ہوئے۔ 1980 میں نواب صاحب نے سیاسی حکمت عملی کا انوکھا اور منفرد طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے مارشل لا حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور ضیاء کے دور میں اردو بولنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ہر جگہ اپنی مادری زبان میں تقریریں کی، پھر 1988 کے انتخابات میں اردو بولنا شروع کیا۔ 1988 کے انتخابات میں نواب صاحب نے آزادانہ طور پر حصہ لیا۔ انہوں نے بلوچ نیشنل الائنس کی رہنمائی کی اور انتخابات میں کامیابی کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان مقرر ہوئے۔ 1989 میں اکبر بگٹی نے نواز شریف سے اتحاد کیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے۔ 16 اگست 1990 کو جمہوری وطن پارٹی کی داغ بیل ڈالی۔ 1992 میں اپنے وارث سلیم بگٹی کے قتل کے بعد وہ کوئٹہ، اسلام آباد واپس نہیں آئے، بلکہ انہوں نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ اس دوران ان کا وقت اپنی لائبریری میں گزرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی صاحب کی لائبریری عجائبات کا خزانہ تھی۔ متروک اخبارات، نادر کتب، شاہکار پینٹنگز، اس کے علاوہ وہ فلمیں جو شاید بر صغیر کی ابتدائی فلمیں تھیں، ان کے پاس موجود تھی۔ بگٹی صاحب کبھی کسی کتاب پر کچھ نہیں لکھتے تھے، بلکہ الگ صفحات پر اس کی اہم باتیں تحریر کرتے تھے۔ اکتوبر 1990 کے انتخابات کے بعد پاکستان میں جو حکومتی ڈھانچے قائم ہوئے، تمام پارٹیاں برسر اقتدار تھیں، لیکن جمہوری وطن پارٹی واحد سیاسی جماعت تھی جو حزب اختلاف میں تھی۔ 1993 میں جمہوری وطن پارٹی نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن برقرار رکھی۔ 1997 کے انتخابات میں حصہ لینے سے نواب صاحب ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ 2005-06 میں بگٹی صاحب اور حکومت کے تعلقات کشیدہ ہوئے۔ بگٹی صاحب سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے سرکاری منصوبوں میں اہل علاقہ کی شمولیت چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اداروں میں نوکریاں مقامی افراد کو ملیں، فوجی چھاونی ڈیرہ بگٹی اور سوئی سے ختم ہو۔ 1 سال کے دوران انہوں نے کئی بار مرکزی حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کیے، جو ناکام رہے۔ بلوچستان کے لیے ترقیاتی منصوبوں پر بگٹی قبیلے کو ویسے ہی تحفظات تھے جیسے سی پیک پر پختونخوا کو تحفظات تھے، مگر سی پیک کے وقت جمہوری حکومت موجود تھی تو یہ تحفظات APC بلا کر بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی، مگر 2006 میں مکہ لہرانے والا کمانڈو موجود تھا اور وہ ہر مسئلہ بذریعہ طاقت حل کرنا چاہتا تھا۔ اس کشمکش کے دوران ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ پیش آیا، جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ڈاکٹر شازیہ پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ میں ملازم تھی۔ ادارے کی سیکیورٹی فوج کے حوالے تھی۔ ڈاکٹر شازیہ کے مطابق پاک آرمی کے کیپٹن حماد نے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ پہلا نہیں تھا، مگر اس نے نواب صاحب کو مزید غصہ دلایا۔ انہوں نے پیش آنے والے تمام واقعات کی انکوائری کا مطالبہ کیا،
मगर रद्द हुआ। मजे की बात यह है कि कैप्टन हमाद और शाजिया केस में जुडिशनल कमीशन बनने से पहले ही परवेज मुशर्रफ ने वर्दी में आकर टीवी पर कहा कि कैप्टन हमाद इज 200% इनोसेंट। जनवरी 2005 में डॉक्टर शाजिया केस ने पूरे बलूचिस्तान में आग लगा दी, क्योंकि बलूच मुआशरे में खवातीन को एक बड़ा मकाम हासिल है, औरतों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। और बलूच सरदार खासकर नवाब अकबर खान बुगटी ने कहा कि शाजिया बलोच कौम की बेटी यानी हमारी अपनी बेटी है। इसके साथ जो हुआ वो किसी सानिया से कम नहीं था और इसी वजह से पूरे बलूचिस्तान में हर गैरतमंद बलोच सरदार के तन बदन में आग लग गई। मुअर्रिख लिखता है, अगर देखा जाए तो नवाब अकबर खान बुगटी अपने मौक़िफ़ पर बिल्कुल दुरुस्त थे कि शाजिया केस की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान में कोई भेड़ बकरियां तो नहीं रहती कि जो किसी के दिल में आए वो कर गुजरे, चाहे वो सियासतदान हो या वर्दी वाला हो। लेकिन मुशर्रफ ने इंक्वायरी करवानी तो दूर की बात, उल्टा मुक्का लहरा दिया तो मामला गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर गया। इस वाकया के बाद डेरा बुगटी में हालात कशीदा हो गए। 7 जनवरी 2005 को बुगटियों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी, जिससे पाकिस्तान में गैस की सप्लाई मुअत्तल हो गई। 7 जनवरी 2005 से 11 जनवरी तक रॉकेट हमलों में पाकिस्तान पेट्रोल लिमिटेड पीपीएल को 230 मिलियन रुपए, जबकि गैस सप्लाई मुअत्तल होने से पाकिस्तान को 120 मिलियन रुपए का यौमिया नुकसान हुआ था। 15 जनवरी को इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान फतह करने के नताइज खतरनाक होंगे। 18 फरवरी को नवाब अकबर बुगटी ने कहा कि हुकूमत मुजाहिरों से नहीं बम धमाकों को सुनती है। 10 जनवरी को इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर शाजिया को कैप्टन हमाद की क़यादत में 3 एहलकारों ने रात भर ज्यादती का निशाना बनाया, लेकिन केस नहीं दब सका। बलोच अपनी सरजमीनों इलाके में इस किस्म के शर्मनाक मामलात को किसी तौर बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी जानिब बलोच सुरमचारों ने भी डडाई बलोच को अकेला नहीं छोड़ा। 13 जनवरी को बलोच लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान ने कहा, धमकियों से मरूब होने वाले नहीं, हम हिट करेंगे तो मुशर्रफ को संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। हम तैयार बैठे हैं, जनरल परवेज वार करके दिखाएं, गौरी और शाहीन संभाल के रखें, बुरे वक्त में काम आएंगे। परवेज मुशर्रफ पर बलूचिस्तान में हमला हुआ, इल्जाम बुगटी साहब पर लगा। इनके घर पर बमबारी हुई, लेकिन सोचने की बात है कि 2004 में कराची में कोर कमांडर के काफिले पर हमला हुआ था और मुशर्रफ पर 3 हमले पंजाब में हुए थे। मगर क्या इस वजह से पूरे कराची और पंजाब को तहस नहस कर दिया गया? क्या यहाँ इस बात पर कोई फौजी ऑपरेशन शुरू किया गया? बिल्कुल भी नहीं। फिर क्यों मुशर्रफ पर एक हमले के इल्जाम में बलोचों पर दुश्मनों की तरह बमबारी की गई? 17 मार्च को सानिया डेरा बुगटी पेश आया। डेरा बुगटी में घरों पर बमबारी की गई, जिसमें 70 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। गोले डेरा बुगटी की आबादी और नवाब साहब के किले में गिरे। इनके पर्सनल सेक्रेटरी रफीक बुगटी जख्मी और 2 अफराद शहीद हो गए। चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है, इसमें लिखते हैं कि जिन दिनों नवाब अकबर बुगटी के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, एक बार हम इनके घर गए। मेरे साथ मुशाहिद हुसैन, सैयद मोनस इलाही और खातून सहाफी नसीम जहरा भी थी। हमने इनके घर में एक बड़ा सा गड़ा देखा, जिसके बारे में नवाब साहब का कहना था कि ये फौजी बमबारी की वजह से बना है, जिसमें इनकी पोती भी जख्मी हो गई थी। वो बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे कि गोले की आवाज आई। नवाब साहब ने कहा, हम पर जंग मुसल्लत कर दी गई है। इसके बाद नवाब साहब ने 80 साल की उम्र में पहाड़ों का रुख किया। बिलाखिर पाकिस्तानी फौज ने शहरी इलाकों पर बमबारी का फैसला किया और नवाब साहब के किले पर गनशिप हेलीकॉप्टरों के जरिए बमबारी की गई। नवाब बुगटी ने शोहदाए डेरा बुगटी को सलाम पेश करते हुए कहा था कि 17 मार्च 2005 दरअसल बलोच कौम की कुर्बानियों की तारीख के अंदर एक नए बाब का इजाफा और कौमी हकूक की जदोजहद के मशल के अंदर एक चिंगारी की मानिंद है, जिसने कौमी बका के गिर्द अंधेरों के अंदर रोशनी की किरण पैदा कर दी, जिससे आहंग को नया वलवला मिलेगा। दूसरी जानब बलोच सियासी, समाजी तमाम मकतबा फिक्र के लोग नवाब साहब के लिए दुआ गो थे और सुरमचारों ने इस कठिन मौका पर नवाब साहब की हिफाजत का जिम्मा लिया और नवाब साहब को डडाई के खिताब से नवाजा। हालात तेजी से बदल रहे थे।
कोहलू और डेरा बुगटी के गिर्द जंग शिद्दत से जारी थी। शहीद नवाब अकबर बुगटी बलोच फौज की क़यादत संभाले हुए थे। शहरी इलाकों पर बलोच सुरमचारों की कार्रवाइयों में शिद्दत आई। 13 अक्टूबर 2005 नवाब साहब ने एक बयान में कहा कि जनरल अपने वादे पर कायम रहे। बलोचों को जिंदान और गम तवक्को से बढ़कर मिला। आखिर में मौत जो आजादी देती है, ये तमाम मजमूआ है जो बलोच तवक्को कर सकता है। बलोच को तकसीम नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान के लिए कितनी ही कुर्बानियां क्यों न देनी पड़े, गुरेज नहीं करेंगे। नवाब साहब ने पीरा साली में मुजाहमत की और बिलाखिर 26 अगस्त 2006 को तरातानी कोहे सुलेमानी में इन पर शदीद हमला किया गया और कहा जाता है कि उन पर क्लस्टर बमों से हमला किया गया। इस तरह इन्होंने अपने कई सुरमचारों के साथ जामे शहादत नोश किया और बलोच तारीख में अपना नाम रकम कर गए। नवाब साहब की वफात से अगले रोज मारूफ सियासतदान जावेद हाशमी ने जेल से अपनी बेटी को खत लिखा। एक 80 साला बूढ़े को गिरफ्तार करना इतना मुश्किल काम न था, मगर हुक्मरान तो उसे डॉक्टर शाजिया की असमत दरी करने वाले अफसर पर तनकीद का मजा चखाने का फैसला कर चुके थे। वफाकी वजीर, वजीर ममलकत, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान रहने वाला सियासतदान कल्लात असेंबली में पाकिस्तान के साथ अल-हक के हक में वोट देने वाला शख्स अगर बलूचिस्तान के इस्तेहसाल और इसके हकूक का रोना रोते हुए 80 साल की उम्र में अपना आबाई इलाका छोड़कर मज़ाहमत के लिए किसी पहाड़ी पर जा बसता है तो मेरा ज़मीर मुझे ये सोचने पर मजबूर जरूर करेगा कि पाकिस्तान के हक में वोट देने वाला कोहलू के गार में क्यों मारा गया। कहते हैं कि जब आपके पास वाहिद औजार हथौड़ा हो तो फिर हर मसला कील नजर आता है। बुगटी कबीले के तहफुजात को तरक्की की मुखालफत बनाकर पेश किया गया और मजीद इल्जाम ये लगाया गया कि बलूचिस्तान में मुशर्रफ के काफिले पर रॉकेट फायर किए गए, जबकि अकबर बुगटी ऐसी किसी भी सरगर्मी से लाताल्लुकी का इजहार करते रहे, क्योंकि अगर अकबर बुगटी ने ऐसा कुछ किया होता तो वो एक नर आदमी था, वो खुलेआम इस बात का इकरार करता। मगर बलूचिस्तान में मसला कील नजर आ रहा था तो 2 रॉकेट फायर होने पर जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं था कि किसने फायर किए, जिसमें कोई हलाकत भी नहीं हुई थी, पूरे कोहलू सुई और डेरा बुगटी को आग लगा दी गई। फिर बलूचिस्तान को वहां से हिट करने की कोशिश की गई जहां से इनको पता भी ना लगे। अकबर बुगटी की शहादत के बाद इनके पोते ब्राह्म दाग ने अलहदगी पसंदी का रास्ता अख्तियार किया। अलबत्ता शाह जैन और दीगर बादस्तूर पाकिस्तान के हामी रहे। 90 की दहाई में जो अलहदगी पसंदी दम तोड़ चुकी थी, अकबर बुगटी की शहादत के बाद से वो 14 अगस्त 1947 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा शिद्दत से दोबारा उभरी।